पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बार बार पाकिस्तान सफेद झूठ बोलता है, लेकिन सच्चाई को मानने से साफ इनकार करता है। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को आधारहीन करार दिया है। दरअसल लेह लद्दाख दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान सीधे लड़ने की क्षमता खो चुका है, इसलिए आतंकवाद के जरिए प्रॉक्सी वार कर रहा है। पाकिस्तान ने अगस्त महीने में 13 दिनों में लगातार चौथी बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान के खिलाफ तल्ख तेवर का जवाब दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि मोदी का आतंकवाद पर दिया गया बयान आधारहीन है। मंगलवार को लेह के दौरे पर गए पीएम मोदी ने सीज फायर उल्लंघन और आतंकवाद को मुद्दा बनाकर पाकिस्तानी सेना को ललकारा था। युद्ध में जितने जवान शहीद हुए उससे ज्यादा जवान इन बुज़दिलों की गोलियों से मरने के लिए मजबूर हो गए। बावजूद इसके जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में मंगलवार को एक बार फिर पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीज फायर का उल्लंघन किया। रात 8:30 बजे शुरू हुई फायरिंग रुक रुक कर देर रात तक चलती रही। सिर्फ अगस्त महीने में ही ये चौथा मौका है जब पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीज फायर का उल्लंघन किया। इससे पहले सोमवार सुबह करीब 4 बजे पाकिस्तान ने अरनिया के गांव वालों को टारगेट बनाकर मोर्टार से हमला किया। गांव के बीचों बीच मोर्टार फटने से एक शख्स जख्मी हो गया और एक महिला की आंख में चोट लगी। जब फायरिंग चालू हुई तो हम घर पे बैठे हुए थे, तो हमारे सामने एक पैलेस है, वहाँ बम स्फोट की वजह से तो पैलेस तो दहस नहस हो गया। और जब हम देख रहे थे तो देखने की वजह से एक बम और फटा और उसकी फिंगर जो मम्मी के आंख में चली गई। जो भी गवर्नमेंट है इधर आकर देखे क्या हो रहा है। हम सो नहीं पा रहे हैं, रात को बहुत ज्यादा फायरिंग होता है। जहाँ 4 साल मिले हमको जिंदा। रविवार को भी पाकिस्तान ने पूरी रात गोलीबारी की। आरएसपुरा सेक्टर के अरनिया सब सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की 4 जगहों पर बेवजह फायरिंग की। बीएसएफ की 8 चौकियों को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 जवान जख्मी हो गए। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद पाकिस्तान 20 बार सीज फायर तोड़ चुका है, जबकि पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर मंगलवार को पहला बड़ा और सख्त बयान दिया। पीएम ने एक तरह से पाकिस्तान को सीधी भाषा में समझा दिया है कि उसमें न भारत से लड़ने की ताकत है और न ही हैसियत, इसलिए वो छद्म युद्ध करना बंद करे। हैरानी की बात तो यह है कि मोदी के बयान पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की सलाह दे रहा है, जबकि उसके अपने घर में ही सरकार और फौज अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंकवाद की आड़ में भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार चला रहा पाकिस्तान अब खुद परेशान है। 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी इस्लामाबाद में प्रदर्शनों की तैयारी हो रही है। इमरान खान और धर्मगुरु ताहिर अल कादरी ने स्वतंत्रता मार्च निकालने की घोषणा की है। वहीं पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि देश में किसी को भी अराजकता और संविधान के साथ खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सत्ता में करीब 14 महीने पूरे हो चुके हैं। साल 2013 में पाकिस्तान की आवाम को सपने दिखाकर और उनके मन में उम्मीदें जगाकर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तब नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन नवाज की सत्ता संभालने के 1 साल बाद अब उनके खिलाफ राजधानी इस्लामाबाद में प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। धर्मगुरु ताहिर उल कादरी और तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने इसके लिए पाकिस्तान की आजादी का दिन चुना है। इमरान खान ये कहते हुए नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि पिछले साल हुए चुनाव में धांधली हुई और नवाज शरीफ फर्जी बहुमत के आधार पर चुने गए, इसलिए देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। हमारी जो डिमांड है कि इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसका एहतसाब हो, लोगों को सजाएं दी जाएं, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इनकी हुकूमत है। इमरान खान के मुताबिक 14 अगस्त को होने वाला प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा और ये लोकतंत्र का हिस्सा है। जब कानूनी तौर पे हम जो 12 महीने कोशिश करते रहे, सारे दरवाजे हमारे बंद कर दिए, तो आपने हमारे पास पुरअमन एहतजाज जमहूरी अमल का हिस्सा है। वहीं धर्मगुरु कादरी का कहना है कि वो क्रांति चाहते हैं, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था न्याय दिलाने में नाकाम रही है। प्रदर्शनों को देखते हुए इस्लामाबाद में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सड़कों पर बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए गए हैं। कई इलाकों में मोबाइल फोन सेवा को बंद कर दिया गया है और सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है। हालात को देखते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि किसी को भी अराजकता और संविधान से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और वो लोकतंत्र का खात्मा नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम की हमायत से पाकिस्तान की आईनी
जमहूरी तशक्कुस पर आंच नहीं आने देंगे। किसी को अनारकी फैलाने और आइन से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्तीफे के दबाव के बीच नवाज शरीफ ने पिछले साल हुए आम चुनाव के धांधली के आरोपों की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने की घोषणा भी कर दी। हुकूमत ने फैसला किया है कि 2013 के इंतखाबात के बारे में लगाए गए इल्जामात की आजादाना और शफाफ तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक कमीशन कायम किया जाए। पाकिस्तान के सियासी हुक्मरान बात भले ही जमहूरियत की करते हों, लेकिन आजादी के 6 दशक बाद भी पाकिस्तान स्थिरता तलाश रहा है। पाकिस्तान में पनप रहा आतंकवाद न सिर्फ बाकी देशों के लिए बल्कि खुद पाकिस्तानी आवाम के लिए भी मुश्किल बना हुआ है। इसलिए नवाज शरीफ जिस लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें पहले देश की आवाम का दिल जीतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इमरान खान और तारिक अल कादरी के ऐलान ने पाकिस्तान में चिंताएं बढ़ा दी हैं। 2013 के चुनाव में इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी को 35 सीटें हासिल हुई थी, जो उम्मीद से बेहद कम थी। लेकिन इमरान लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वहीं धर्मगुरु ताहिर अल कादरी का कद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। माना जाता है कि कादरी को भी पाकिस्तान पे एक बड़े धड़े का समर्थन हासिल है, जिससे शरीफ की चिंता बढ़ना जायज है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तनाव बढ़ा हुआ है। इस्लामाबाद में बड़ी रैली के ऐलान के बाद नवाज शरीफ सरकार और सुरक्षा बलों की चिंताएं बढ़ी हुई है। कमांडो और सुरक्षा बल पूरे इस्लामाबाद को किले में तब्दील करने में जुटे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि ताहिर उल कादरी और इमरान खान के ऐलान पर सैकड़ों की तादाद में लोग इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। दरअसल गुरुवार को यहां नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ रैली होने वाली है और ये रैली पिछले साल सत्ता में आई शरीफ सरकार के लिए अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होने वाली है। शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले दोनों ही नेता, धार्मिक नेता ताहिर उल कादरी और तहरीक इंसाफ के सुप्रीमो इमरान खान शरीफ के कट्टर विरोधी हैं। पाकिस्तान की शरीफ सरकार की कोशिश इस रैली में लोगों को जाने से रोकने की है, ताकि इस रैली के असर को कम किया जा सके। कादरी और इमरान की तैयारी भी पूरी है। अकेले इमरान खान अपनी रैली में 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने का इरादा जता चुके हैं। 2013 में हुए चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वाले इमरान का कहना है कि शरीफ के गद्दी छोड़े बिना पाकिस्तान का भला नहीं होने वाला। इमरान के तेवरों से साफ है कि वो नवाज को कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। वो 14 अगस्त को अपनी रैली को ज्यादा से ज्यादा कामयाब बनाकर साल भर पहले पाकिस्तान की सत्ता संभालने वाले शरीफ को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जनता का मूड एक बार फिर बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत का चेहरा बदलने के इरादे से पिछले साल सत्ता में आए थे। उन्होंने गवर्नेंस के कुछ मुद्दों पर आगे बढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन इमरान खान और मौलाना कादिर का विरोध नवाज शरीफ सरकार के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। पाकिस्तान की सत्ता से परवेज मुशर्रफ के बेदखल होने के बाद से अब तक पाकिस्तान की सेना पर्दे के पीछे रहकर काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पर नजर रखने वाले अब सेना की बेचैनी को समझ रहे हैं। 1958 से लेकर 1999 के बीच कई बार चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलट करने वाली फौज को जमहूरी ताकतों के आगे अब अपनी ताकत छिनने का डर सताने लगा है। अपनी 14 महीने की सरकार में नवाज शरीफ ने अर्थव्यवस्था से लेकर भारत के साथ संबंधों की बेहतरी की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश की है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से कुछ बेहतर हुई है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है। बिजली के रेट कम हुए हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने जुलाई में पाकिस्तान की रेटिंग को पॉजिटिव बताया था, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। भारत के साथ रिश्ते सुधारने की मुहिम ने नवाज शरीफ की दुनिया भर में एक पॉजिटिव इमेज बनाई। शरीफ मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आए। पहले हफ्ते ही उन्होंने अब तक भारत के साथ रहे इस खराब संबंधों पर अफसोस जताया, लेकिन दूसरी ओर मोदी सरकार के आने के बाद पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन की घटनाएं बढ़ी हैं, यानी पाकिस्तानी फौज सरकार के उलट चालें चल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और बलोच नेता नवाब अकबर बुख्ती की हत्या की साजिश में शामिल होने और देशद्रोह के मामले में फंसे
पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ 2013 से घर में नजरबंद हैं। शरीफ सरकार ने मुशर्रफ को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है, यानी मुशर्रफ देश से बाहर नहीं जा सकते। फौज इमरान खान की तहरीक इंसाफ में नवाज शरीफ की PMLN और आसिफ अली जरदारी की PPP का विकल्प देख रही है और अपनी ताकत उसे देनी भी शुरू कर दी है। 2013 में मौलाना कादरी ने प्रदर्शन किया था, तब भी उन्हें फौज का पूरा समर्थन था। 2014 में ये कादरी का दूसरा पाकिस्तान दौरा है। पहले वो जून में आए थे और लाहौर में अराजकता फैल गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इमरान खान क्यों है इतनी बड़ी चुनौती। दरअसल शरीफ के दबदबे वाले पंजाब सूबे में इमरान सेंध लगा सकते हैं। क्रिकेटर से नेता बने इमरान की संसद में 35 सीटें हैं। इमरान पिछले साल के चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। इमरान के आरोपों की जांच के लिए नवाज सरकार का कमीशन बनाने का ऐलान। अब आपको बताते हैं कि कौन है मौलाना ताहिर उल कादरी। मौलाना कादरी कनाडा में रहते हैं। मस्जिदों और मदरसों के जरिए मौलाना कादरी की पाकिस्तान में गहरी पैठ है। 2013 में भी मौलाना कादरी ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था। 1989 में मौलाना कादरी ने पाकिस्तान आवामी तहरीक PAT नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई। मौलाना कादरी पाकिस्तान की शासन व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। और अब खबर इराक से। इराक में पूर्व PM नूरी अल मल्की के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने राजधानी बगदाद की सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मल्की के समर्थन में नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शनकारियों की संख्या देखते हुए इराकी सुरक्षा बलों ने बगदाद की सुरक्षा कड़ी कर दी है। नूरी अल मल्की 8 साल तक इराक की सत्ता में रहे और प्रधानमंत्री का पद संभाला। उनका मानना है कि अप्रैल में हुए चुनाव में ज्यादातर सीटें जीतने के बाद वो तीसरी बार भी बतौर प्रधानमंत्री रहे। लेकिन अब इराक के राष्ट्रपति ने हैदर अल इबादी को नया प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया, जिससे मल्की समर्थक नाराज चल रहे हैं। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन भी इराक में अपने सैनिक भेज सकता है। सिंचर के पहाड़ियों में यजीदी समुदाय के सैकड़ों लोग अब भी फंसे हुए हैं। उन्हें रेस्क्यू कराने के लिए अब अमेरिका और ब्रिटेन की साझा कार्रवाई के आसार बन रहे हैं। ब्रिटेन के PM ने इसका संकेत भी दिया है। अमेरिका के बाद अब इराक में ISIS के खिलाफ ब्रिटेन भी उठाएगा कदम। सिंजर की पहाड़ियों में फंसे यजीदी समुदाय के लोगों को बचाने में ब्रिटेन भी करेगा मदद। जी हां, खबर है कि इराक में ब्रिटेन अपने चीनूक हेलीकॉप्टर्स इराक भेज सकता है। इससे पहले ब्रिटेन ने इराक में जारी लड़ाई में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया था। लेकिन इराक में बिगड़ते हालात के मद्देनजर ही शायद अब ब्रिटेन ने अपने फैसले में बदलाव किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने संकेत दिया है कि वो इराक में अपने सैनिक भेजने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और जल्द ही सेना की एक टुकड़ी वहां भेजी जा सकती है। हालांकि ISIS आतंकियों के डर से पहाड़ियों में छिपे यजीदी समुदाय के लोगों के लिए ब्रिटेन खाने पीने और दूसरी जरूरी चीजें भिजवाने में पहले से ही मदद कर रहा है। अमेरिकी सेना बड़े पैमाने पर सिंचर की पहाड़ियों में फंसे यजीदी समुदाय के लोगों के रेस्क्यू मिशन में लगी है। सिंचर पर्वत पर फंसे हजारों शरणार्थियों के लिए अमेरिका ने विमानों से एक बार फिर बड़ी मात्रा में भोजन और पानी गिराया। वहीं इराक की सरकार ने कहा है कि जिस तरह अमेरिका का रेस्क्यू मिशन चल रहा है, वैसे में लोगों को वहां से निकालने में 500 से भी ज्यादा दिन लग सकते हैं। इराक की सरकार का ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि ISIS के आतंकी सिंचर पर कब्जा बढ़ा रहे हैं और यजीदी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बगदाद के एक कमर्शियल इलाके में मंगलवार देर शाम हुए कार बम धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। धमाके की वजह से दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। फिलहाल अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। बुधवार को स्थानीय लोगों ने धमाके वाली जगह से मलबा हटाकर जनजीवन सामान्य बनाने की कोशिश की। वहीं इराक के जफरिया में हुए एक बम धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हुए। गाजा में चल रहे मिसाइल युद्ध का शिकार एसोसिएटेड प्रेस का वीडियो जर्नलिस्ट बना है। बुधवार को गाजा पट्टी पर हुई लड़ाई की कवरेज कर रहे एपीटीएन के एक जर्नलिस्ट सिमोन कैमली और एक फ्रीलांस फलस्तीनी ट्रांसलेटर अली शेहदा अबू अफाश धमाके का शिकार बने। इजरायल और हमास के बीच चल रही इस लड़ाई में पहली बार कोई पत्रकार मारा गया है। घटना बेतलेहिया के पास हुई। ट्रांसलेटर और पत्रकार समेत इस घटना में 3 पुलिस इंजीनियरों की भी मौत हुई है। वहीं एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर हैतम मूसा भी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। 12 के पत्रकार कैमली अपने पीछे अपनी पत्नी और एक बेटी को छोड़ गए हैं, जबकि फिलिस्तीनी ट्रांसलेटर की 2 बेटियां और उनकी पत्नी को इस सदमे से गुजरना पड़ा है। टीम इंडिया सीरीज में इंग्लैंड से 2-1 से पीछे। हालांकि 15 अगस्त से दोनों देशों के बीच सीरीज का आखिरी मैच खेला जाएगा, जिसमें भारतीय टीम के पास सीरीज बराबर करने का बेहतरीन मौका होगा। लेकिन भारतीय टीम का फ्लॉप शो देखकर जीत की राह बेहद मुश्किल लग रही है। और वैसे भी मुकाबला ओवल में है, जहां टीम का रिकॉर्ड पहले से ही खराब है। लगातार 2 मैचों में हार से आहत भारतीय क्रिकेट टीम अब लंदन के केनिंगटन ओवल के उस मैदान पर सीरीज बराबर करने के उद्देश्य से उतरेगी, जिसमें उसने अपनी पहली और आखिरी जीत आज से ठीक 43 साल पहले दर्ज की थी। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली भारतीय टीम लॉर्ड्स में 28 साल बाद जीत दर्ज करके 5 मैचों की वर्तमान सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी। लेकिन इसके बाद उसे साउथहैम्पटन और मैनचेस्टर में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और अभी भारतीय टीम सीरीज में 1-2 से पीछे चल रही है। भारत के लिए अब 15 अगस्त से ओवल में शुरू होने वाला 5वां और आखिरी मैच करो या मरो जैसा बन गया है। ओवल में भारतीय टीम का प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा है। इस मैदान पर भारतीय टीम अब तक 11 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उसे 1 में जीत मिली है और 3 में शिकस्त झेलनी पड़ी, जबकि बाकी 7 मैचेस ड्रॉ रहे हैं। भारतीय टीम पर ओवल में काफी दबाव होगा, क्योंकि 2011 में धोनी की अगुवाई वाली टीम पारी और 8 रन से हार गई थी। साथ ही भारत का कोई भी कप्तान अभी तक ओवल में दूसरी बार टीम की अगुवाई नहीं कर पाया है। इसलिए धोनी जब 15 अगस्त को टॉस करने के लिए उतरेंगे तो वो ओवल में दूसरी बार कप्तानी करने वाले पहले भारतीय कप्तान भी बन जाएंगे। अब भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत प्रशंसक चाहेंगे कि भारतीय टीम ओवल के मैदान पर जीत हासिल कर अपने रिकॉर्ड को यहाँ सुधारे, साथ ही सीरीज भी 2-2 से बराबर कर ले। लेकिन इंग्लिश टीम के आत्मविश्वास और भारतीय टीम के फॉर्म को देखकर कहना मुश्किल नहीं है। धोनी के धुरंधरों को जीत के लिए पसीना बहाना पड़ेगा और उनके लिए ओवल की लड़ाई आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान में जन्मी प्रोफेसर मरियम मिर्जा खानी फिल्म्स मेडल जीतने वाली पहली महिला गणितज्ञ बन गई हैं। उनके अलावा कनाडा में जन्मे अमेरिकी प्रोफेसर मुंजल भार्गव को भी ये पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ सम्मेलन में दिया गया। इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन IMU फिल्म्स मेडल पुरस्कार देती है और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। फिल्म्स मेडल का पहला पुरस्कार 1936 में दिया गया था और 1950 में हर चौथे साल ये पुरस्कार 2 से 4 शोधकर्ताओं को दिए जाते हैं। एक शर्त है कि पुरस्कार जीतने वाले की उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्रेट कॉमेडियन रॉबिन विलियम्स की मौत के बाद हॉलीवुड की सेल्फ्री एक्ट्रेस लॉरेन बेकॉर्ड ने भी इस दुनिया से विदाई ले ली है। लॉरेन 89 साल की थी और इंडस्ट्री की लीजेंड्स में उनकी गिनती होती थी। आज एक नजर डालते हैं उनके करियर पर। हॉलीवुड की एक जमाने की सेंसेशनल और स्टाइलिश अदाकारा
लॉरेन बेकॉल ने इस दुनिया से विदा ले ली। लॉरेन 89 साल की थी। मिली जानकारी के मुताबिक लॉरेन की मौत उनके घर में हुई, लेकिन इससे ज्यादा कोई भी जानकारी उनकी मौत को लेकर नहीं दी गई है। बेकॉल के बेटे स्टीफन बोगार्ट ने भी अपनी मां की मौत की पुष्टि की। लॉरेन बेकॉल को इंडस्ट्री में उनकी सल्ट्री वॉइस और स्लिंकीनेस के लिए जाना जाता था। उनकी फिल्म टू हैव एंड हैव नॉट और द बिग स्लीप में हम्फ्रे बोगार्ट के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी के लिए उन्हें खूब सराहा गया। बाद में उन्होंने हम्फ्रे बोगार्ट से शादी कर ली। भले ही दोनों के बीच उम्र का काफी फासला था, लेकिन बोगार्ट की मौत तक लॉरेन ने उनका साथ दिया। यह हाई प्रोफाइल शादी हॉलीवुड में हॉट टॉपिक बनी रही। कभी पैचअप तो कभी ब्रेकअप की खबरों के बीच दोनों ने एक दूसरे का खूब साथ निभाया। बेकॉल ने अपने लंबे करियर में 2 टोनीज और एक स्पेशल ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया। द बिग स्लीप, डार्क पैसेज और की लार्गो उनकी कुछ लोकप्रिय फिल्में रहीं। फिल्मों के बाद उन्होंने थिएटर का भी रुख कर लिया था और यहाँ भी उन्हें कैक्टस फ्लावर और ऑल अबाउट ईव जैसे नाटकों में पसंद किया गया। अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने जब 1999 में स्क्रीन लेजेंड्स की लिस्ट बनाई तो 25 अदाकाराओं में से लॉरेन को 20 नंबर पर रखा गया था। आज लॉरेन दुनिया में नहीं है, लेकिन हॉलीवुड इंडस्ट्री उन्हें हमेशा याद करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। द वर्ल्ड टुनाइट में इतना ही। नमस्कार।